हेलो दोस्तों, इससे पहले मेरा 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास का पार्ट 1 वीडियो आया था, जिसे आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। जो आपको 68वीं बीपीएससी के साथ साथ वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो 1857 के क्रांति में बिहार का योगदान से 1947 तक का इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो आज के अध्याय में सर्वप्रथम दोस्तों देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 5 अगस्त 1942 को ध्यान देंगे। 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 5 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को, ध्यान देंगे दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकार किया तथा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी को इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त को सरकार ने अध्यादेश जारी करके कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। देख लीजिए दोस्तों, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। 1942 के आंदोलन में कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू इत्यादि बिहार के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी, ध्यान देंगे दोस्तों, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी आदि ने आंदोलन को संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन दोस्तों? ध्यान देंगे, सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी, इन लोगों ने आंदोलन को संगठित करने का, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 1942 के आंदोलन में, तो सीताराम केसरी, श्री कृष्ण सिंह, श्रीमती भागवती देवी ने आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थी के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। छात्रों की इस कार्रवाई पर पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी, जब सचिवालय गेट पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर, कौन थे पटना के जिलाधिकारी दोस्तों? WG आर्चर। इनके आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस निहत्थे छात्रों पर, वो छात्र बिल्कुल निहत्थे थे, सिर्फ उसके पास राष्ट्रीय ध्वज था, उन निहत्थे छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की गई और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। किसके नेतृत्व में दोस्तों? WG आर्चर के नेतृत्व में। इस गोलीकांड में 7 छात्र उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार शहीद हो गए। ध्यान देंगे दोस्तों, इस गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे, जिनमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार शहीद हो गए थे तथा अनेक छात्र घायल भी हुए थे। बहुत सारे ऐसे छात्र थे
जो घायल भी हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर वो लोग गोली के शिकार हुए थे सातों छात्र, उस स्थान पर उनका स्मारक बनाया गया, शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इस स्मारक का शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल, ध्यान देंगे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इस स्मारक का जो 7 शहीद स्मारक है उनका शिलान्यास किसने किया था? बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, जो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम, इनके द्वारा 7 शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया। 15 अगस्त 1947 को कब किया गया था शिलान्यास? तो 15 अगस्त 1947 को। वही इसका औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति, और इसका औपचारिक अनावरण किसने किया था दोस्तों? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका अनावरण किसने किया? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कब किया गया? 1956 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे जो शहीद स्मारक है इनका जो है शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा किया गया था, और जो इसका अनावरण औपचारिक अनावरण था देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 ईस्वी में किया गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, पटना में जो गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था पटना में गोलीकांड? 7 शहीद वाला 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो उसमें जो 7 शहीद थे वो कहाँ कहाँ से आते थे, उनका जो मूल निवास स्थल कहाँ था, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उनमें पहला उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जिन्हें रमन जी के नाम से जाना जाता था, वो नरेंद्रपुर सारण के थे। कहाँ के थे? नरेंद्रपुर गांव जो सारण जिला में है वहाँ के थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जिनको रमन जी के नाम से जाना जाता था। वो कहाँ के थे? नरेंद्रपुर गांव सारण जिला। दूसरा है रामानंद सिंह। वो कहाँ के थे रामानंद सिंह? तो शहादत नगर के थे रामानंद सिंह, जो पटना जिला में पड़ता है। शहादत नगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पटना जिला में। यहाँ के कौन थे? रामानंद सिंह कहाँ के थे? शहादत नगर, जो पटना जिला में पड़ता है। तीसरे थे सतीश प्रसाद झा कहाँ के थे? खरहरा गांव। सतीश प्रसाद झा का गांव था खरहरा, जो वर्तमान भागलपुर जिले में। कहाँ है? भागलपुर जिले में। सतीश प्रसाद झा का गांव कहाँ है? खरहरा, भागलपुर। अगले थे जगपति कुमार। ध्यान देंगे जगपति कुमार कहाँ के थे? खराटी जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। जगपति कुमार खराटी गांव जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। अगले थे देवीपद चौधरी। ध्यान देंगे देवीपद चौधरी, ये सिलहट जमालपुर के थे। देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर के थे। अगले थे राजेंद्र सिंह। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र सिंह। ध्यान देंगे राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? ये बनवाड़ी चक सारण। राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? बनवाड़ी चक सारण के थे। अगले थे राम गोविंद सिंह। 7 शहीद में राम गोविंद सिंह भी थे, जो कहाँ के थे? दसरथा नामक एक पटना में जगह है, वही के थे राम गोविंद सिंह। तो दोस्तों सारण के 2 स्वतंत्रता सेनानी थे 7 शहीद में, जो नरेंद्रपुर सारण के थे एक उमाकांत प्रसाद सिन्हा, और अगले एक थे सारण के बनवाड़ी चक के, जो राजेंद्र सिंह थे। तो सारण के दोस्तों 2 थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा और राजेंद्र सिंह। पटना के एक थे रामानंद सिंह, जो शहादत नगर वर्तमान धनरवा पटना में है, और दूसरा था राम गोविंद सिंह, जो दशरथा पटना के निवासी थे। तो ये 2 पटना के थे। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे। जगपति कुमार खराटी औरंगाबाद के थे। देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर के थे। राजेंद्र सिंह मैं पहले बता चुका हूँ बनवाड़ी चक सारण के। राम गोविंद सिंह ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, ये थे दशरथा नामक जगह है पटना में, वही के निवासी थे। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को जो 7 शहीद गोलीकांड हुआ था पटना सचिवालय गेट पे, इसके विरोध में 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे है उसी दिन शाम में
कदम कुआं पटना स्थित कांग्रेस मैदान में, कदम कुआं पटना स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों को शिथिल बना देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी और इस तरह से पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ध्यान देंगे, इस आंदोलन में समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर, जयप्रकाश नारायण को कैद करके कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। वहाँ से वो भाग गए और नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर कहाँ गए थे? नेपाल के हनुमान नगर नामक जगह पे शरण ली। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने की एक केंद्र संगठित हुआ। छापामार युद्ध जो छुपकर युद्ध किया जाता था, उसकी शिक्षा दी गई नेपाल में संगठित करके युवकों को। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायणन ने, जयप्रकाश बाबू ने आज़ाद दस्ता का कहाँ किया था? नेपाल में ही। आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? नेपाल में ही। ये बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायणन ने। कहाँ किया? नेपाल में इनका गठन किया। 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल, 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ। राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ते के पहले प्रशिक्षण का शिविर का गठन हुआ। इसमें सरदार नित्यानंद सिंह, ध्यान देंगे, इसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देशन में बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की शिक्षा दी। आग्नेयास्त्र एक यंत्र थी दोस्तों, उसे चलाने की शिक्षा दी। किसके नेतृत्व में? नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में। किस जंगल में? राजविलास नामक जंगल में। कितने प्रशिक्षार्थी थे? तो 25 प्रशिक्षार्थी थे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था। आज़ाद दस्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले प्रमुख समाजवादी लोग थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे समाजवादी? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगा शरण सिंह। ये सभी जयप्रकाश नारायणन जी के साथ थे। ये सभी समाजवादी नेता थे। 1943 के अंत तक यह आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। 1943 ईस्वी के 1942 से लेकर 1943 ईस्वी तक यह आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण यह शिथिल पड़ गया। नेपाल सरकार द्वारा राम मनोहर लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया और यह आंदोलन शिथिल पड़ गया, इसकी धार धीमी हो गई। जयप्रकाश नारायणन इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया। तो जयप्रकाश नारायणन, ध्यान देंगे, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार जो थी उनसे भी संपर्क स्थापित किया था। हालांकि यह संभव नहीं हुआ, पूर्ण रूप से इनका संपर्क उसके साथ नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने प्रयास किया था कि आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क साधा जाए। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान थाने पर फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने झंडा फहराने का प्रयत्न किया था, जिसमें पुलिस की गोलियों के वे शिकार हो गए थे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सिवान के थाने पर किसने झंडा फहराने का प्रयत्न किया था? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। और फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस ने गोली मार दी थी। सारण में जगलाल चौधरी,
आगे है सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। जगलाल चौधरी नामक एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा कर्पूरी ठाकुर दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला दिया गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए। गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में किसकी मृत्यु हुई थी? श्याम बिहारी लाल। ध्यान देंगे, गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने के क्रम में किनकी मृत्यु हुई थी? श्याम बिहारी लाल। अगला है कटिहार थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कटिहार थाने पर झंडा लहराने का कोशिश किसने किया था? ध्रुव कुमार ने। पुलिस ने इन्हें भी गोलियों का शिकार बना दिया। डुमरांव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप डुमरांव में कपिल मुनि को भी पुलिस ने गोली मार दी। तो दोस्तों कपिल मुनि कहाँ झंडा फहराने का कोशिश किया था? डुमरांव नामक जगह पर, जहाँ पे इन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। ताना भगत ने भी अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। गांवों में पंचायत और रक्षा दल की स्थापना की जाने लगी। गांव में खुद की रक्षा के लिए एक रक्षा दल का स्थापना किया जाने लगा। और राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समांतर सरकार की स्थापना कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। और 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। और उनमें से 15,000 में से 8,783 को सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए। तो ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में करीब 15,000 व्यक्ति को बंदी बनाए गए, 8,783 को सजा हुई और 134 व्यक्ति मारे गए और 362 घायल हुए थे, जिसमें अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। और कहा जाता है 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः क्या हुए? चुनाव किए गए। आगे देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो इंग्लैंड में चुनाव हुआ और मजदूर दल सत्ता में आया। इंग्लैंड में कौन सत्ता में आया दोस्तों? मजदूर दल। ध्यान देंगे, 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई 1945 में, तो इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद किस दल की सरकार बनी? मजदूर दल की सरकार बनी। और प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा और क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। आगे देखेंगे 24 मार्च 1946 को दोस्तों, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, 24 मार्च, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए प्रश्न है बीपीएससी में और बिहार दरोगा में भी पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। ध्यान देंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और इनके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने
के उपाय सुझाए गए, लेकिन इन प्रस्तावों को समान स्वीकृति नहीं मिल सकी। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहे। दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता उस समय में नहीं थी, जिसके कारण सरकार निर्माण में आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची, परंतु 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए। इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 आ गया दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। ध्यान देंगे, 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थी, इनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा का पूर्णकालीन अध्यक्ष बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन के प्रश्न पर समझौता हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ध्यान देंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश के विभाजन के प्रश्न पर जब समझौता हो गया, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ एक राज्य में परिवर्तित हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ एक राज्य में परिवर्तित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का फैसला हुआ, ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गई। 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, ध्यान देंगे, 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में आगे देखेंगे, जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन। जनवरी 1936 में 6 वर्षों के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामदयालु सिंह ने की। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार का कार्य किया। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिनमें 98 प्रत्याशी विजय रहे। ध्यान देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचक मंडल क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचक मंडल क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे। कितने प्रत्याशी खड़े किए थे? कांग्रेस ने 107 प्रत्याशी खड़े किए, जिनमें से उनको 98 सीट पर विजय प्राप्त हुई। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, और दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 17-18 मार्च 1939 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांत में मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण सिंह ने जब गवर्नर MG हैलेट से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा,
तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। जब श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिए तो ध्यान देंगे, इंडिपेंडेंट पार्टी किस पार्टी के थे? मोहम्मद यूनस। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनस ने सरकार बनाने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार मोहम्मद यूनस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। 1 अप्रैल 1937 को आगे देखेंगे। 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनस के अतिरिक्त 1 अप्रैल 1937 को गठित इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनस के अतिरिक्त बहाव अली, कुमार अजीत प्रसाद सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल हुए। परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला किया। फलतः मोहम्मद यूनस को त्यागपत्र देना पड़ा। जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकार बनाने का फैसला किया तो मोहम्मद यूनस को त्यागपत्र देना पड़ा। आगे देखेंगे दोस्तों। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद महमूद, जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन की सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल करने का निर्णय लिया तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग समाप्त कर दिया। फलतः सभी प्रांतों में सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ। इस बार विधानसभा की 152 सीटें पर कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 152 सीटों पर किनको हुआ? कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग 34, मोमीन को 5, आदिवासियों को 3 तथा निर्दलीय को 12 सीटें। फिर से देखेंगे दोस्तों। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ। इस बार विधानसभा की 152 सीटें कांग्रेस को, 98 मुस्लिम लीग को और 152 सीटों में फिर से देखेंगे इसको। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुआ। इस बार विधानसभा की 152 सीटों में कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमीन को 5, आदिवासियों को 3 और निर्दलीय को 12 सीट मिली। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ, किंतु कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया तथा देश भर में दंगे भड़क उठे। बिहार में भी दंगों का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर आदि इलाके में दंगों का ज़्यादा प्रभाव रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने बिहार में फैले दंगे पर काफ़ी दुख व्यक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार आकर दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा किया।
दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। ध्यान देंगे दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। किसने किया? प्रधानमंत्री एटली ने। इस बीच 5 मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और वह जब तक बिहार में रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। ध्यान देंगे, 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में प्रस्तुत किया गया तथा आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाई गई। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलतराम तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया। आगे एक इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। वो है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में। कई बार बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है ये। पहला अधिवेशन 1912 में, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यह बांकीपुर पटना में हुआ था। तो कांग्रेस का दोस्तों पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष आर.एस. माधोलकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आर.एस. माधोलकर। तो ध्यान देंगे, 1912 में कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष आर.एस. माधोलकर थे। 1922 में 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और तीसरा जो बिहार में अधिवेशन हुआ वो 53वां अधिवेशन था जो 1940 ईस्वी में हुआ। रामगढ़, जो अभी वर्तमान समय में वर्तमान झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो 1857 की क्रांति में बिहार के योगदान से लेकर 1947 तक के इतिहास का पार्ट 2 वीडियो था। तो दोस्तों जल्द ही मैं इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें इससे आगे की बातें होंगी, जिसमें आगे बताया जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का किस प्रकार से योगदान था, उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चलाया, उसको मैं बारीकी से एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को आगामी आने वाले 68वीं बीपीएससी में मददगार तो साबित होगा ही, साथ ही साथ वैसे प्रतियोगी परीक्षा जिनमें बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो दोस्तों जल्द ही मैं इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप पार्ट 1 वीडियो देख लें। और पार्ट 3 वीडियो इसका बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।